Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami joined the Nagar Kirtan procession in Kashipur to mark the 350th martyrdom anniversary of Guru Tegh Bahadur, the ninth Sikh Guru revered for his sacrifice to uphold religious freedom. Addressing the gathering, Dhami said the Kirtan has reached here on the occasion of Guru Tegh Bahadur's martyrdom day. I pay my heartfelt respects to Guru Tegh Bahadur, who sacrificed his life to protect his religion. The event saw widespread participation from devotees and community leaders, reflecting the deep reverence for Guru Tegh Bahadur's legacy of courage, compassion and unwavering commitment to justice. गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर नगर कीर्तन यहाँ पहुंची है। आसाम से चलकर आज ननकाना साहब उत्तराखंड काशीपुर में आए। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और गुरु तेग बहादुर जी को सत नमन करता हूं, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने धर्म के रास्ते से हटना स्वीकार नहीं किया। ये हमारे लिए एक सच्ची प्रेरणा है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिन्होंने हमेशा अन्याय सहना, अत्याचार सहना, अपनी जान देना, बलिदान देना ये स्वीकार किया, लेकिन धर्म के रास्ते से कभी विमुख होना स्वीकार नहीं किया। आज हम जब अपने इन गुरुओं का इतिहास पढ़ते हैं, जानते हैं, तो निश्चित रूप से इनके इतिहास को पढ़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है वो उसमें पूरी तरह से चरतार दिखती है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, चाहे वो कोई समाज हो, हर समाज को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। सिख समाज के लिए जहाँ करतारपुर कॉरिडोर का काम हुआ है, वहीं जो FCRA है, लंगर से करों को हटाना है, उन सभी को समाप्त किया है। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान काबुल से पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लाया गया। इसी प्रकार उत्तराखंड में हेमकुंड जाने के लिए जो कठिन यात्रा होती थी, उस कठिन यात्रा को सरल बनाने के लिए, लोगों की सुविधा के लिए 12.5 किलोमीटर रोपवे का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है और अनेक कार्य हमारे इन स्थलों के लिए किए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज जो हमारे धर्म गुरुओं ने जिस परिकल्पना के साथ अपना बलिदान दिया, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। गुरु तेग बहादुर जी के In response to the series of hunger strikes led by OBC leader Baban Rao Taiwad in Nagpur, Maharashtra, Minister Chandrasekhar Bawankule announced that Minister Atul Se will soon convene a meeting to discuss all pending demands. The agitation, which is centered around concerns over OBC reservation and the issuance of Kunbi caste certificates, gained momentum over the past week. Following assurances from SAVE and other leaders, Taiwad ended his hunger strike by drinking water, signaling a temporary pause in the protest. The government has also formed a cabinet subcommittee headed by Bawankule to address OBC grievances and ensure their welfare. श्री बबनराव तायवाडे यांनी नागपूरमध्ये जे OBC समाजाला न्याय मिळण्याकरता आंदोलन केलं होतं, त्यांच्या आंदोलनाला माननीय मंत्री अतुल सावेजी यांनी एक बैठक आयोजित करण्याचं आश्वासन दिलं होतं। ती बैठक आज माननीय मंत्री अतुल सावेजी घेणार आहेत आणि ज्या काही मागण्या आहेत त्याबद्दल शासन त्याची चर्चा करणार आहे। उद्या 11 वाजता मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उद्या होणार आहे 11 वाजता। या बैठकीला आपल्या पंकजाताई मुंडे, छगन भुजबळजी, दत्तात्रय भरणेजी, गुलाबराव पाटीलजी आणि आमचे सर्व उपसमितीचे मंत्रिमंडळातील सर्व सन्माननीय सदस्य या ठिकाणी असणार आहेत। या बैठकीला ज्या आपल्या महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण OBC समाजाचे जे प्रश्न आहेत आणि ज्या मागण्या आल्या आहेत किंवा जे काही संभ्रम आणि शंका भुजबळ साहेबांच्या असतील किंवा
इतरत्र सन्माननीय मंत्रिमंडळातील सदस्याचे असतील ते आम्ही त्या ठिकाणी मी ऐकून घेणार आहे. भुजबळ साहेब न्यायालयात जाणार असं म्हटलं येते. भुजबळ साहेबांनी न्यायालयात गेलं तर त्यांचा तो अधिकार आहे, परंतु मंत्रिमंडळ उपसमिती जी माझ्या अध्यक्षतेखाली आहे त्या उपसमितीमध्ये भुजबळ साहेबाचं काय म्हणणं आहे हे आम्ही सर्व ऐकून घेणार आहोत. मी ऐकून घेणार आहे आणि मग त्यांच्या मनात काय शंका आहे त्याच्यावर चर्चा करणार आहे. त्यांचं काय म्हणणं आहे भुजबळ साहेबांचं त्यावर आधी चर्चा करू. त्यांनी त्याचा अभ्यास केला आहे, त्यावर त्यांचं म्हणणं आहे की त्या GRमुळं OBC समाजावर अन्याय होतो आहे, तो कसा होतो आहे, काय होतो आहे, जरा एकदा चर्चा करू. आणि आणखी कोणाला या राज्यातील इतरही कोणा OBC नेत्यांना असं वाटतं की OBCवर अन्याय होतो आहे, त्यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर तसं निवेदन पाठवलं, त्यावरही चर्चा करू. श्री बबनराव तायवाडे यांनी नागपूरमध्ये जे OBC समाजाला न्याय मिळण्याकरता आंदोलन केलं होतं, त्यांच्या आंदोलनाला माननीय मंत्री अतुल सावेजी यांनी एक बैठक आयोजित करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. ती बैठक आज माननीय मंत्री अतुल सावेजी घेणार आहेत. आणि ज्या काही Shivsena UBT MP Sanjay Raut, commenting on the vice presidential election, said that cross-voting could occur from both sides but maintained that the ruling party faced the greater risk. He added that the Modi government was weak, suggesting that this vulnerability could reflect in the outcome of the poll. क्रॉस वोटिंग अगर होती है, ये अब तक खबर आई है, उसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हो. क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से हो सकती है ना, एक तरफ से नहीं होती. क्रॉस वोटिंग का सबसे ज़्यादा धोखा, डर ये सत्ताधारी पार्टी को है. इतनी कमज़ोर सरकार आज नरेंद्र मोदी की है, उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं आज मित्र पक्ष वाले, वो मेंटली स्थिर नहीं है उनके साथ. अगर ऐसा होता, ये सरकार मजबूत होती, तो बीजू जनता दल, KCR साहब की पार्टी, अकाली दल, ये सभी पार्टियों ने अब तक सदन में सभी मुद्दे पर सरकार को समर्थन दिया है. लेकिन ये लोग NDA के उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मत देने को तैयार नहीं, वोट देने को तैयार नहीं. उसका मतलब क्रॉस वोटिंग का सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? NDA को है. इसमें एक बात यह है कि वीवी गिरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, अपने इंदिरा गांधी को चुन के आए थे, ऐसा कुछ हो सकता है कि इस बार? देखिए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं. ये चुनाव है और चुनाव बहुत अच्छा तरह से चल रहा है. दोनों तरफ से अपने अपनी ताकत लगाई है. ये संवैधानिक पद के लिए चुनाव है. अगर यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कुछ हॉर्स रेडिंग का काम करती है तो मुझे लगता है, देखिए, क्रॉस वोटिंग अगर होती है, ये अब तक खबर आई है, उसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हो. क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से हो सकती है ना, एक तरफ से नहीं होती. क्रॉस वोटिंग का सबसे ज़्यादा धोखा, डर ये सत्ताधारी पार्टी को है. इतनी कमज़ोर सरकार आज नरेंद्र मोदी की है, उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं आज मित्र पक्ष वाले, वो मेंटली स्थिर नहीं है उनके साथ. अगर ऐसा होता, ये सरकार मजबूत होती, तो बीजू जनता दल. Delhi Assembly Leader of Opposition and AP Leader Atishi highlighted that despite reduction in water levels, flood-affected families continue to suffer as their houses, books, utensils and daily essentials had been destroyed. She appealed to Chief Minister Rekha Gupta to step in and provide immediate relief. Atishi urged the government to sanction Rs 18,000 to every adult member of such families, in accordance with minimum monthly wages, stressing that timely support was crucial for their rehabilitation and survival. कि हजारों परिवारों के घर में पानी भर गया. आज सुबह यमुना बाजार में रहने वाली रीना देवी का मुझे कॉल आया. वो फोन पर फूट फूट कर रो रही थी. पानी का लेवल गिरने के बाद वो जब अपने घर वापस गई तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ नहीं बचा.
घर का सारा सामान पानी में बह गया। बच्चों की किताबें बह गई, बर्तन बह गए, गद्दे बह गए। जो सामान बचा भी, जो फर्नीचर बचा भी, जो घर का सामान बचा भी, वो 10 दिन से पानी में पड़ा पड़ा बिल्कुल खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा। उनके बच्चों के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खराब हो गए। वो फ़ोन पे फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि मैं क्या करूँगी, हम 10 दिन से काम पे नहीं जा पाए हैं, हाथ में एक पैसा नहीं है, घर में एक सामान नहीं बचा। ये स्थिति सिर्फ रीना देवी और उनके परिवार की नहीं है। आज दिल्ली में हजारों बाढ़ पीड़ित परिवार ऐसे ही परेशान हैं। वाटर लेवल नीचे आया है, लेकिन उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा है। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से इन सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों की तरफ से मदद की अपील करना चाहती हूँ। रेखा जी, आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, इन परिवारों की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये हजारों परिवारों की कहानी है कि 10 दिन से लोग काम पर नहीं जा पाए, एक पैसा नहीं कमा पाए, और दूसरी तरफ घर में एक सामान नहीं बचा है जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के मन में ये डर है कि सरकार ने रिलीफ कैंप में कोई मदद नहीं करी, कोई व्यवस्था नहीं करी, ना पानी था, ना साफ सफाई थी, ना बिजली थी, ना ठीक खाना था। तो आज इन हजारों परिवार की ये चिंता है, उनके मन में ये दर्द है कि क्या सरकार अब हमारी मदद करेगी। तो इन सब परिवारों की तरफ से रेखा जी, मैं आपको मदद की अपील करती हूँ। सबसे पहले, क्योंकि इन परिवारों के सदस्य 10 दिन से काम पे नहीं जा पाए और आने वाले कई दिनों तक काम पर नहीं जा पाएंगे, दिल्ली के मिनिमम वेजेस के आधार पर जो 18,000 रुपए महीने हैं, हर परिवार के एडल्ट मेंबर को इस हिसाब से फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। यानी बाढ़ पीड़ित परिवारों के हर एडल्ट मेंबर को 18,000 रुपए तुरंत दिए जाएं कि वो अपनी जिंदगी को ऑन ट्रैक लेके आ सके। इसके अलावा हर परिवार को उनके घर में हुए नुकसान के आधार पर उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, जो बच्चे इन घरों में रहते थे, उनकी सारी कॉपी, किताब, स्कूल बैग, नोटबुक, पेन, पेंसिल सब बाढ़ में बह गई है। दिल्ली के हजारों परिवारों के घर में पानी भर गया। आज सुबह यमुना बाजार में रहने वाली रीना देवी का मुझे कॉल आया। वो फोन पर फूट फूट कर रो रही थी। पानी का लेवल गिरने के बाद वो जब अपने घर वापस गई तो उन्होंने देखा कि घर में कुछ नहीं बचा। घर का सारा सामान पानी में बह गया। बच्चों की किताबें बह गई, बर्तन बह गए। In Ambala, Haryana, political tensions flared as BJP state president Mohanlal Badoli launched a sharp attack on Congress MP Randeep Singh Surjewala. Badoli stated Surjewala doesn't even know what he is saying. The public has rejected him and he is unable to win any elections, underscoring the BJP stance on Surjewala's diminishing political influence. The remarks come amid the ongoing verbal clashes between BJP and Congress leaders over issues like BPL statistics and governance. Badoli further challenged Surjewala's credibility, suggesting that his statements lack substance and public support. The exchange reflects the intensifying political rivalry in Haryana ahead of upcoming electoral contests. सुरजेवाला जी को यही नहीं पता होता वो बोल क्या रहा है, वो किस नशे में रहते हैं, किस धुन में रहते हैं, किस विचार में डूबे रहते हैं। सुरजेवाला को जनता ने नकार दिया, वो कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो बौखलाहट है उनके अंदर। और कांग्रेस से न जिस प्रकार की गुटबाजी है, कांग्रेस जिस प्रकार का लोकसभा में भी और विधानसभा में अभी आपने देखा जिस प्रकार का उनका आचरण है, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को और पंजाब सरकार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम किया है। वही हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से राहत सामग्री पंजाब में और हिमाचल में भेजने का काम कर रहे हैं। आप सब के कैमरे ने वो सारी चीजें देखी हैं
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में है। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, सफल उपाय किए हैं। और आज हरियाणा में जिस प्रकार से 36 वर्षों के बाद जो तेज बारिश हुई है, ज्यादा बारिश हुई है, उसका नुकसान ना हो, उसके बचाव के लिए जो हरियाणा सरकार ने काम किए, सभी नदी नालों की सफाई करी, सभी ड्रेनेज की सफाई करी, बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से किसानों को कम नुकसान हुआ है। और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार ने 15 सितंबर तक जो पोर्टल खोलने का काम किया है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिसका भी जो नुकसान हुआ है, चाहे फसल का नुकसान हुआ, चाहे उनके किसी मकान का नुकसान हुआ, चाहे किसी व्यापारी की दुकान में नुकसान हुआ, सब प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए पोर्टल खोला गया है। आप उस पर दर्ज करें, उसको समय से पहले आपको मुआवजा देने का काम करें। सुरजेवाला जी को यही नहीं पता होता वो बोल क्या रहा है, वो किस नशे में रहते हैं, किस धुन में रहते हैं, किस विचार में डूबे रहते हैं। सुरजेवाला को जनता ने नकार दिया, वो कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो बौखलाहट है उनके अंदर। और कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी है, कांग्रेस जिस प्रकार का लोकसभा में भी और विधानसभा में अभी आपने देखा है, जिस प्रकार का उनका आचरण है, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को और पंजाब सरकार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम किया है। वही हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से राहत सामग्री पंजाब में और हिमाचल में भेजने का काम कर रहे हैं। आप सब के कैमरे ने वो सारी चीजें देखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में है। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, सफल उपाय किए हैं। और आज हरियाणा में जिस प्रकार से 36 वर्षों के बाद जो बारिश BJP national spokesperson C.R. Kesavan strongly criticized TMC leader Abdur Rahim Bakshi's reported threat to pour acid into BJP MLA Shankar Ghosh's mouth, calling it a reflection of TMC's violent culture and appeasement politics. Kesavan questioned whether TMC now stands for a mentality of appeasement, especially in the context of illegal infiltration, and condemned the use of anarchic and provocative language by its leaders. He asserted that such statements are reprehensible and have no place in a civilized democracy. The controversy erupted after Bakshi allegedly responded to Ghosh's remarks labeling migrant workers as Rohingya and Bangladeshi, which Bakshi claimed insulted Bengalis. We now stand for thuggish mindset culture. Does the TMC now denote Tushtikarana mentality culture? This is what the people of West Bengal and the people of our nation are asking. The reason is, in recent times, TMC leaders have been using such anarchic language, especially in the context of the TMC politics of appeasement when it comes to illegal infiltration. The kind of violent remarks uttered by TMC leaders against the BJP leadership, clearly provoking and inciting physical assault and attack on BJP leaders, is most condemnable and reprehensible. But there has been no word condemning this from the TMC leadership. We saw how Abdur Rashid, the TMC leader, talked about pouring acid into the mouth of a BJP MLA. What kind of fanatical remarks are these? Then we had a sitting MP of the TMC use such extremist language against the Home Minister of the country, wanting to behead him. So this is the venal mindset and the violent culture of the TMC, and there has been no response of condemnation, which is in fact making these leaders, they're encouraging them to make more remarks like this. In democracy, dissent and difference of opinion is common, understandable and even welcome. But there is no place for such rancid language inciting, physical attack and violence against political opponents. This is simply not done. But what better can you expect from a party like TMC, which under the autocratic misrule and the dictatorship regime of Mamata Banerjee recently murdered democracy in the West Bengal Assembly. So you can't expect anything better from the TNC. These
Violent remarks by TMC leaders are most condemnable and reprehensible. They reflect the violent, venal culture and dangerous mindset of the TMC, and the people of West Bengal in the coming days will teach a fitting lesson to the autocratic misrule of Mamata Banerjee and its aberrant leaders who are indulging in violence. TMC now stand for thuggish mindset culture. Does the TMC now denote Tushtikaran mentality culture? This is what. India clinched the Men's Hockey Asia Cup 2025 with a commanding 4-1 victory over South Korea in the final held at Rajgir, Bihar, securing their fourth title and a spot in the 2026 Hockey World Cup. The win was powered by goals from Dilpreet Singh, Sukhjit Singh and Amit Rohidas. In a heartfelt move, the team announced plans to support flood-affected areas in Punjab. Olympian Mandeep Singh shared that during the tournament, players were deeply affected by the situation they saw on social media. He added that all available players would come together to discuss and take steps to help those impacted, blending their sporting triumph with a strong sense of social responsibility. क्योंकि 8 साल के बाद हमने ये एशिया कप जीता है और बहुत ज़रूरी था हमारे लिए ये जीतना, क्योंकि इससे ट्रैक जो क्वालीफाई हमें हम वर्ल्ड कप के लिए हुए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात कीजिए तो काफ़ी समय लग गया, 8 साल लग गए, तो ऐसे में देख रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस आगे से बेहतर हुई। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हमारी मिक्स टीम गई थी, बट स्टिल अभी जो मेन जो हमारा स्क्वाड खेला है और हमारा यही था कि हमने ये, क्योंकि लास्ट हम जो प्रो लीग भी मैच खेल के आए थे तो अच्छे मैच खेले थे, बट स्टिल हम वो 7 मैच हारे थे, बट उससे जो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है इस बार, क्योंकि होम ग्राउंड था और फर्स्ट टाइम बिहार में खेल रहे थे, तो हमारा यही था कि हमने ये टूर्नामेंट जीतना है। तो कैसे देखते हैं आगे टीम की परफॉर्मेंस को, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है और टूर्नामेंट भी आएंगे, क्योंकि अभी ओलंपिक थोड़ा दूर है, लेकिन तैयारी पहले करनी पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा टीम का जो, अगर मैं बात करूँ जो स्ट्रक्चर की, हमारा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि जो एक ट्रस्ट होता है टीम में और बहुत अच्छा था, क्योंकि कोच यही सिखाता है कि आपको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जो बिलीव था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि हमारा यही था कि स्टार्टिंग से लेके जब फर्स्ट मैच था थोड़ा इजी रहे थे, बट मैच बाय मैच जब हम गए तो हमारा यही था कि हमने ये कप निकालना है। अगर बात की जाए तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम की, जैसे कल मैच है सुपर 4 लीग में, तो देख रहे हैं कि मेंस के साथ वुमेन टीम भी जो है परफॉर्मेंस कर रही है। बिल्कुल, वुमेन बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी 2 मैच जीती है, एक ड्रा खेले हैं और अभी सुपर 4 में आ गए हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 4 मैच खेलेंगे आपस में, तो बेस्ट विशेष है उनके लिए। क्योंकि आपके धर्मपत्नी भी ओलंपियर हैं, वो भी मैच खेल रहे हैं, तो लग रहा है कि जो इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और अच्छा बेहतर प्रदर्शन। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रही है उदिता, और सारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, और यही है जो अगला मैच है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरिया, चाइना और जापान, ये तीनों टीमें अच्छी है और अच्छा खेलेंगे। अगर बात की जाए तो देश के लिए आप जो लगातार अपने परफॉर्मेंस दे रहे, बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अब जैसे हालात है पंजाब में, बाढ़ की स्थिति है, काफी प्रभावित हो गए हैं, खासकर जलंधर भी प्रभावित हुआ था, पिछले दिनों बाढ़ यहाँ पर आ गई थी, तो कैसे देखते हैं कि पूरे प्लेयर जो हैं सेवा करने जाएंगे लोग? बिल्कुल, क्योंकि जब ये चीज़ हुई थी तो हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हमने देखा था वहाँ टूर्नामेंट में, तो बहुत फील हो रहा था हमें, तो फिर अभी हमने डिस्कस की है, तो इसके ऊपर हम पूरा अपना काम करेंगे, जो भी हमारे से हेल्प होगी हम ज़रूर करेंगे। अच्छा लग रहा है, क्योंकि Following a stone pelting incident during the Ganesh Visarjan procession, Madhu town in Karnataka observed a tense bandh. Shops and businesses remain closed except for essential services, while roads including the main street were eerily deserted. Prohibitory orders were imposed and thousands of police personnel were deployed to maintain order. Hindu outfits staged protests demanding action and condemning the violence, with some rallies turning volatile near sensitive areas like mosques. Authorities arrested 21 individuals linked to the unrest, and police resorted to baton charges to disperse defiant crowds. The bandh disrupted daily life and traffic, especially along the Bangalore-Mysuru highway, as tension simmered across the region.
In Mysore, Karnataka, Sangoli Rayanna circle was cordoned off by police following escalating tensions between Hindu Jagran Vedika and Dalit groups over the controversial Chamundi Chalo campaign. The campaign, linked to protest against Mahisha Dasara celebrations, drew sharp ideological divides. Over 300 police personnel were deployed to maintain order, with the DCP Bindu Mani personally inspecting the scene to ensure security. Authorities enforced Section 144 CRPC, restricting public movement and gatherings near Chamundi Hill. The situation remained tense as both groups clashed over cultural and religious symbolism, prompting heightened vigilance across the city. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath chaired a high-level review meeting to oversee preparations for the 3rd Uttar Pradesh International Trade Show UPITS 2025, set to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on September 25 at India Expo Mart, Greater Noida. Adityanath emphasized the event as a major platform to highlight UP's craft, cuisine, culture and global trade potential, with the participation from over 2,500 exhibitors and 500 plus foreign buyers. Russia will be the partner country and special exhibitions will feature initiatives like CM Yuva Udyami Vikas Abhiyan and PM Swanidhi. The CM directed departments to ensure smooth logistics, safety and impactful branding to position UP as a global investment hub. That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVN News English.